राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। फंडामेंटल राइट्स का जो तीसरा इम्पोर्टेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स 6 है, उनमें से ये तीसरा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। सो आर्टिकल 23 क्या बोल रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। ये बोल रहा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। So it says that trafficking in human beings and beggar as well as other form of forced labor is prohibited। ये क्या बोल रहा है? ट्रैफिकिंग, किसी को जोर किसी इंसान को जोर जबरदस्त रखना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो बोलते हैं, ह्यूमन ट्रैफिक, ये गलत है अंडर आर्टिकल 23। और क्या फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर जिनको हम क्या बोलते हैं, तुम बोल सकते हो स्लेव सिस्टम, स्लेव बोल सकते हो, ठीक है। बिना कुछ पगार दिए किसी से काम करवाना या फिर किसी से काम करवा रहे हो, वो जोर जबरदस्त काम करवा रहे हो किसी से, वो होगा फोर्स्ड लेबर। और बेगारी, बेगार, भीख मांगना, बेगिंग, ये भी गलत है। रहा है कि इंसान को कोई वस्तु के जैसा व्यापार नहीं कर सकते, भीख मांगने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते, तथा अन्य रूपों में जबरदस्ती मजदूरी करने प्रतिबंधित है। किसी और को तुम फोर्स नहीं कर सकते तुम्हारे लिए काम करने के लिए, और इस प्रावधान का उल्लंघन कानूनी रूप से दंडनीय है। अगर तुम ये प्रोविजन को वायोलेट कर रहे हो, तुम्हें दंड मिलेगा, यू विल बी पनिश्ड एज पर द लॉ। इसका वायोलेशन करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। ओके तो ये जो बेगारी की बात कर रहा है, बेगिंग, बेगारी, ये बोल रहा है कि लिटरल मीनिंग नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होता है कि कंपल्सरी वर्क विदाउट रेमुनरेशन, तुम बिना पैसा दिए कोई इंसान काम कर रहा है, उसका जो वेज होगा, उसका जो क्या बोलते हैं सैलरी हो, वेज हो, कुछ भी हो, वो बिना दिए तुम किसी से काम करवा रहे हो, तभी इसको बेगारी माना जाएगा। सो आर्टिकल 23 इट प्रोहिबिट्स सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर लाइक बॉन्डेड लेबर। ओके, बॉन्डेड लेबर भी प्रोहिबिटेड है, ठीक है। ये जो फोर्स बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनो, फोर्स की बात कर रहा है, सिर्फ फिजिकल फोर्स की बात नहीं कर रहा है। लीगल फोर्स हो सकता है, कोई इकोनॉमिक सर्कमस्टांस भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, ठीक है। ओके, लेकिन ये जो आर्टिकल है इसमें एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस हो सकता है, ये बोल रहा है अगर स्टेट चाहे तो कोई भी कंपल्सरी सर्विस इंपोज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री सर्विस हो सकता है, सोशल सर्विस भी हो सकता है, और स्टेट चाहे तो तुम्हें विदाउट पेइंग एनीथिंग, विदाउट पे तुम्हें काम में रख सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, तुम्हें जेल हुआ है, तुम अभी जेल में हो, जेल में तुम्हें कोई काम करने के लिए बोला जा सकता है, या फिर कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक तुम्हें कोई भी काम करवाया जा सकता है। इट्स ए पार्ट ऑफ पनिशमेंट, और इसको हम फोर्स्ड लेबर या ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, फोर्स्ड लेबर, ये हम नहीं बोल सकते। और इसको हम कभी भी नहीं बोल सकते कि दैट स्टेट इज डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और क्लास। ओके, this is article 23, prohibition of trafficking and forced labor. What is article 24? It basically talks about prohibition of employment of children in factories under 14 years in hazardous jobs। किसी भी बच्चों को वहां पे काम नहीं दिया जा सकता, वो काम नहीं कर सकते। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1986, उसके तहत बहुत सारा काम जो हजारेस एक्टिविटीज व माइनिंग एक्टिविटीज, प्लांटेशन, माइनिंग, शिपिंग, मर्चेंट,
ठीक है, hazardous एक्टिविटीज में बच्चों को काम करना मना किया, काम नहीं कर सकते बच्चे। आर्टिकल 24 ये बोल रहा है कि कोई भी 14 साल से कम होगा, जिसका एज 14 साल से कम होगा, तो वो कहाँ काम नहीं कर सकता? कोई भी hazardous एक्टिविटीज, कोई फैक्ट्री हो गया, माइंस हो गया, और एनी hazardous, ठीक है। 14 साल से कम की उम्र के कोई भी बच्चा फैक्ट्री, माइंस और hazardous एक्टिविटीज में नहीं रह सकता। कंस्ट्रक्शन हो सकता है, रेलवे का कोई काम होगा, उसमें वो कंस्ट्रक्शन आदि नहीं कर सकता। ये बोल रहे हैं चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट भी था, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, और 2006 में भी हम बोल सकते हैं ये जो होटल्स हो गया, ढाबाज, राइट, रेस्टोरेंट, ये सब भी बच्चे जो 14 साल से कम है वो बच्चे काम नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री, तो जो चाइल्ड आर्टिस्ट काम करते हैं टीवी सीरियल्स, मूवी वगैरह में, तो वो हो सकता है। ये जो ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री है वहाँ पे चाइल्ड आर्टिस्ट बच्चे जो 14 साल से कम बच्चे वो काम कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज आर्टिकल 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, डिस्कस अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके तहत हम आर्टिकल 25 से 28 तक डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 25 क्या बोल रहा है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन। फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, profess. So Article 25, it basically talks about freedom of religion. It talks about freedom of conscience, free profession, practice and propagation of religion. What do you mean by that? Freedom of conscience. It basically talks about the inner freedom of an individual to mold his relation with God or creature is whatever may he desires. ये कंसाइंस की बात बोल रहा है, जो अंतरात्मा की हम बात बोलते हैं ना, अंतरात्मा की बात। अगर तुम कोई रिलीजन में भरोसा करते हो, ठीक है करो, किसी रिलीजन में भरोसा नहीं करते हो, वो तुम्हारा मर्जी, वो सिर्फ ये तुम्हारा अंतरात्मा जानता है, तुम्हारा दिल जो जानता है, योर कंसाइंस, ओके। दूसरा क्या बोल रहा है? प्रोफेस दैट डिक्लेरेशंस ऑफ वन्स रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। ये जो कंसेंस है वो अंदर की बात है, इंसान दिल में क्या सोचता है, उसका आत्मा, उसका अंतरात्मा क्या बोलता है, लेकिन उसका जो आउटर मैनिफेस्टेशन वो हो जाएगा प्रोफेस, ठीक है। उसका मतलब क्या है? वो ओपनली डिक्लेयर कर रहा है मेरा बिलीफ इस रिलीजन में है, मेरा बिलीफ एक्स और वाई रिलीजन में है, इसमें नहीं है, और ओपनली और फ्रीली उसका भरोसा, उसका फेथ उस रिलीजन पर है। प्रैक्टिस क्या? तो ये बोल रहा है कि इस रिलीजन एक्स और वाई रिलीजन, हिंदी क्या भरोसा है, वो ओपनली बोल रहा है। तो तीसरा क्या बोल रहा है? प्रैक्टिस। जब वो ओपनली उसको प्रैक्टिस करेगा, उसका जो रिचुअल्स होगा वो ओपनली परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, वो फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस। उसका रिचुअल्स हो गया, सेरेमनीज हो गया, रिलीजियस वर्शिप हो गया, एग्जीबिशन, उसका बिलीफ है, इन सब में वो भरोसा दिखाता है। और क्या है? प्रोपागेशन, टू प्रोपागेट वंस रिलीजियन, दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ टू अदर्स। तो तुम्हारा जो रिलीजियस बिलीफ है, तुम्हारा जो रिलीजियस फेथ है, तुम उसको प्रचार, उसका प्रचार तुम कर रहे हो, उसका प्रचार प्रसार के लिए तुम काम कर रहे हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं तुम किसी को कन्वर्सन के लिए बोल सकते हो। फोर्स कन्वर्सन नहीं हो सकता, फोर्सफुली तुम कोई भी रिलीजियन में किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, ओके। आर्टिकल 26, it basically talks about manage religious affairs. That means you have the freedom to manage the religious affairs of yours, the religion you believe in. जो आर्टिकल 26 है, ये वो राइट्स देता है टू एस्टैब्लिश और मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। तुम्हारा जो रिलीजियस बिलीफ है, उस रिलीजन का प्रोटेक्शन के लिए, उस रिलीजन का प्रमोशन के लिए तुम चाहे कोई भी
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई नॉर्मल इंस्टीट्यूशन होगा वो रिलीजन का प्रोपागेशन के लिए, या फिर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट वो ओपन कर सकते हो। तुम्हारे पास वो फ्रीडम है। पब्लिक मनी को स्टेट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का प्रमोशन के लिए वो खर्च नहीं कर सकता। किसी रिलीजन का प्रमोशन के लिए टैक्स नहीं वसूला जा सकता। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 27, नो टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। दिस इज आर्टिकल 27। ये बोल रहा है दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशंस। इन अदर वर्ड, ये बोल रहा है कि ये जो स्टेट है, रिलीजियस टैक्स इंडिया में नहीं है। तो मुगल के समय था जिजिया, राइट? जिजिया वो रिलीजियस टैक्स था। दैट वाज वो किनसे वसूला जाता था? नॉन मुस्लिम से, उनसे जिजिया वसूला जाता था। लेकिन स्वतंत्र भारत में ये जो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 27 बोल रहा है कोई भी रिलीजियस टैक्स नहीं होगा। किसी भी धर्म का प्रमोशन प्रोटेक्शन के लिए किसी के ऊपर भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता, कोई टैक्स इंपोज नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज आर्टिकल 27। लेकिन ये जो आर्टिकल 27 है वो थोड़ा एक्सेप्शन भी उसमें भी है। ये बोल रहा है कि ये किसी भी धर्म का प्रमोशन के लिए कोई टैक्स वसूला नहीं जा सकता। रिलीजियस प्रमोशन के लिए, कोई भी रिलीजन का प्रमोशन के लिए टैक्स वसूला नहीं जा सकता। लेकिन कोई यात्री जा रहा है हज में, ठीक है, कोई पिलग्रिम में जा रहा है, तो उसको स्पेशल सर्विस मिलेगा, कोई सेफ्टी मेजर से, उसके लिए एक नॉमिनल फी देना पड़ सकता है। वो फी का प्रावधान उसमें है। लेकिन रिलीजन का प्रमोशन के लिए नहीं, तुम्हारा सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है। ठीक है, कोई भी पिलग्रिमेज में जा रहे हो, तुम्हारा वहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, तुम्हारा कोई स्पेशल सर्विस तुम्हें चाहिए, उन सब के लिए, तमाम चीज के लिए तुमसे कोई पैसा लिया जा सकता है एज ए फी, नॉट टैक्स। आर्टिकल 28 क्या बोल रहा है? नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। इट फॉरबिड्स द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन entirely supported by the state, unless such an institution, even if administered by the state, is established under an endowment or trust that requires it to be imparted। ये बोल रहा है कि ये पूर्ण रूप से राज्य के धन से ये बोल रहा है कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कोई भी सरकारी स्कूल में, कोई गवर्नमेंट स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, किसी पर्टिकुलर धर्म का इंस्ट्रक्शन वो नहीं दिया जा सकता। जो इंस्टीट्यूशन, जो स्कूल, जो कॉलेज वो गवर्नमेंट फंडेड हो, सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त हो जिसको, वहां पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया सकता। सो आर्टिकल 28 इट डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। 28 के तहत वो 4 तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिखाया है, बोला गया है उसमें। पहला बोल रहा है जो कंप्लीटली ओन्ड बाय द स्टेट, कंप्लीटली बाय द स्टेट, कंप्लीटली ओन्ड बाय द स्टेट, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। ठीक है, ये जो स्टेट के द्वारा जो कंप्लीटली, जो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो स्टेट कंप्लीटली ओन करता है, वहां पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया सकता। दैट हैज बीन फॉरबिडेड। कोई भी इंस्टीट्यूशन दैट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी एंडाउमेंट और ट्रस्ट। दूसरा क्या बोल रहा है? कोई भी इंस्टीट्यूशन वो एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के हाथ में है, लेकिन उसका जो क्रिएशन, उसका जो एस्टेब्लिशमेंट कोई भी ट्रस्ट के द्वारा हुआ हो और एंडाउमेंट, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिट किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है? इंस्टीट्यूशंस दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, इंस्टीट्यूशंस दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट,
कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो पब्लिक हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, लेकिन उसको रिकॉग्निशन स्टेट के द्वारा दिया गया है, स्टेट को, तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, लेकिन वो वॉल्यूंटरी होगा, वो वॉल्यूंटरी बेसिस में। और चौथा क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूशंस दैट रिसीव्स एड फ्रॉम द स्टेट। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, वो स्टेट से छोटा मोटा अनुदान उसको मिलता है, हेल्प मिलता है, फाइनेंशियल हेल्प मिल जाता है, तो वहां भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर परमिटेड बट दैट्स टू इन ए वॉल्यूंटरी बेसिस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 and 30. What is Article 29? It basically talks about protection of the minorities, protection of the interest of the minorities. तो ये जो माइनॉरिटी का कंसेप्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इंडिया में सिर्फ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी होते हैं इंडिया में, ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी वो नहीं होता है। तो लैंग्वेज के आधार पर और रिलीजन के आधार पर ही माइनॉरिटी चुना जाता है, अल्पसंख्यक। तो ये बोल रहा है कोई भी सिटीजन जो भारत में रहता हो, उसका एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो, उसका एक कल्चर हो अलग ही, कोई भी माइनॉरिटी हो, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो या रिलीजियस माइनॉरिटी हो, उनका एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होता है, उनका एक अलग ही लैंग्वेज होता है, उनका कल्चर अलग होता है, उनका स्क्रिप्ट अलग होता है। तो ये बोल रहा है, स्टेट बोल रहा है, तो उन लोगों के पास ये अधिकार है, तो उसका प्रोटेक्शन, उसका कंजर्वेशन वो लोग खुद कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज। इसके आधार पे उन्हें मना नहीं कर सकता वहां एडमिशन लेने से, लेकिन सेक्स के आधार पर वो मना किया जा सकता है। ठीक है, उसके आधार पर किसी इंस्टीट्यूशन में किसी को एडमिशन देने से मना किया जा सकता है। सो आर्टिकल 29 इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन ऑफ बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। हम पहले ही बोल चुके हैं, भारत में सिर्फ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी को पहचाना जाता है, ओके, उसको ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो उन्हीं का ही लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट, उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही आर्टिकल 29 का ही मकसद है। तो आर्टिकल 30 क्या बोल रहा है, राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। So all the minorities, they have the right to establish or administer educational institutions of their choice. उनके हिसाब से जो माइनॉरिटी है वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हो सकता है या रिलीजन हो सकता है, तो उनके हिसाब से उन्हीं का ही कस्टम, कल्चर, ट्रेडिशन को के लिए, उनका कस्टम ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और उसको वो चला भी सकते हैं। ये वाला बोल रहा है आर्टिकल 30। सो ये जो प्रोटेक्शन है ये सिर्फ किन्हें मिलता है, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज को ही मिलता है, और कोई सेक्शन को नहीं मिलता है टू एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारे पास 5 फंडामेंटल राइट्स अभी तक डिस्कस किए हैं, राइट। क्या वो फंडामेंटल राइट्स था, राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18। So up to now we already discussed 5 fundamental rights, 5 set of fundamental rights. First article 14 to 18 right to equality. दूसरा क्या था, article 19 to 22 ये था right to freedom. तीसरा क्या था, article 23 and 24 right against exploitation. article 25 to 28 ये था freedom of religion, और article 29 and 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोला जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है ना, उसका हार्ट एंड सोल बोला जाता है
तो ये बोले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्यों बोला गया था? तो ये जो पहले 5 फंडामेंटल राइट, इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, दे आर मेयर डिक्लेरेशंस विदाउट दिस आर्टिकल 32। अगर फंडामेंटल राइट्स दिया गया है तो ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स दिया गया है उनका कोई भी वैल्यू नहीं है अगर आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं है। ठीक है, दे आर मेयर डिक्लेरेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दे आर मीनिंगलेस, दे आर यूजलेस एंड वर्थलेस। क्योंकि आर्टिकल 32 वो पावर है जहां तुम्हारा ये फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किया जा सकता है। ये बोल रहा है कि अगर आर्टिकल 32 नहीं होगा तो ये जो फंडामेंटल राइट्स 5 है उनका वैल्यू नहीं होगा, दे आर जस्ट पीस ऑफ पेपर। इसलिए बी आर अम्बेडकर आर्टिकल 32 को क्या बोले? द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपोर्टेंट आर्टिकल है और ये आर्टिकल का हार्ट एंड सोल है। एंड विदाउट दिस आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी ए nullity. It is the very soul of the constitution and the very heart of it. Okay, so article 32 cannot be taken away by way of an amendment of the constitution. भारत का जो संविधान है उसको अमेंड करके ये आर्टिकल 32 हम नहीं ले सकते। तो आर्टिकल 32 क्यों जरूरी है? तो ये अधिकार देता है इंडिविजुअल को टू अप्रोच द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट के लिए किसी भी तरीके से अगर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार किसी का हनन हो रहा है तो उसका प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 32 में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, इसलिए वो बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के तहत हमारे तो में 5 प्रोटेक्शन दिया गया है, 5 रीट्स, अध्यादेश जिसको हम बोलते हैं। तो पहला क्या है? हेबियस कॉर्पस, फर्स्ट रीट। इसका मतलब क्या है? टू हैव द बॉडी ऑफ। इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट। एक लीगल ऑर्डर है जो कोर्ट ने दिया होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। यूजुअली कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी को वो दिया जाता है। हु हैज डिटेन अनदर पर्सन इलीगली। अगर किसी भी इंसान को, किसी भी इंडिविजुअल को तुम इलीगली डिटेन किए हो, इलीगली उसको पकड़ के रखे हो, तो कोर्ट तुम्हें ऑर्डर देगा कि तुम उस इंसान को प्रोड्यूस करो कोर्ट के सामने। अगर वो लीगली डिटेन किया होगा तो वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेगा, अगर इलीगली किया होगा तो उसको छोड़ना पड़ेगा उसको। तो दिस सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन, मेकिंग इट इज ए क्रूशियल टूल फॉर प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट ये करता है क्योंकि कोई भी इंसान को वो आर्बिट्ररी मैनर में डिटेन कर रहा है, अनलॉफुली डिटेन कर रहा है, तो वो इलीगल है, वो गलत है। तो कोर्ट उसको ऑर्डर देगा टू प्रेजेंट द इंडिविजुअल इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के सामने उसको पेश किया जाए। लीगली डिटेन किया होगा तो पेश करेगा, इलीगली किया होगा तो उसको छोड़ देगा। सो वो इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। कब हो सकता है, कब एप्लीकेबल होगा? पहला क्या बोल रहा है? इट कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये जो हेबियस कॉर्पस का रीट है वो दोनों पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के लिए वो लागू होगा। कोई भी डिटेन किया है, पब्लिक अथॉरिटी हो या प्राइवेट इंडिविजुअल, वो डिटेन किया है तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। उसका लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन थोड़ा बहुत है। अगर डिटेंशन लॉफुल है तो आइन के हिसाब से तुम्हें डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है तो छोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर डिटेंशन इज अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और लेजिस्लेशन, अगर जो इंसान, जो इंडिविजुअल वो कोर्ट का अवहेलना किया है उसको डिटेन किया जा सकता है। डिटेंशन बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, कोई कोर्ट अगर तुम्हें डिटेन कर रहा है तो वो कर सकता है। और डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। सपोज ओडिशा हाई कोर्ट की बात करें, कोई काम हुआ है आंध्र प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, तो ओडिशा हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आंध्र और छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो ओडिशा हाई कोर्ट कैसे सुनवाई कर सकता है?
राइट। तो अगर उसका जुरिस्डिक्शन से बाहर होगा तभी वो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, क्या है? मैंडामस, वही कमांड। ये कमांड क्या है? ये बोल रहा है ये जो कमांड है वो कोई भी कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के लिए। कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक ऑफिशियल्स क्यों किया जाता है? अगर वो पब्लिक ऑफिशियल खुद का ड्यूटी वो सही तरीके से नहीं निभाता हो, सही तरीके से वो ड्यूटी नहीं करता है, तो कोर्ट वो पब्लिक ऑफिशियल को बोल सकता है तुम वो काम करो, अपना ड्यूटी ठीक से निभाओ। सो इसीलिए बोल रहा है इट कैन बी इशूड टू ए पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, कोई भी कोर्ट, ट्राइब्यूनल, किसी को भी वो कमांड कर सकता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? ये रीड किसी पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल या सरकार के खिलाफ जारी किया जा सकता है जब उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया हो। ठीक है, कोई भी अथॉरिटी हो, वो अपना ड्यूटी, उसका जिम्मेदारी वो ठीक से नहीं निभाता है तो वो मैंडामस, वो रिट इशू किया जा सकता है, जिसका मतलब है वी कमांड, हम तुम्हें आदेश देते हैं, वी आर कमांडिंग यू। ठीक है, लेकिन उसका कोई लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? किसी प्राइवेट व्यक्ति के संस्था के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता। मेरा कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, मैं वहां पे क्या काम कर रहा हूं, ठीक से कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, वहां पे कोई भी इंस्ट्रक्शन जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी गवर्नर हो गए, राइट, प्रेसिडेंट, स्टेट का गवर्नर, चीफ जस्टिस, उनके खिलाफ भी ये मैंडामस जारी, ये मैंडामस का जो रीट है वो जारी नहीं किया जा सकता। एंड व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी इन नेचर, जो ड्यूटी जब वो डिस्क्रिशनरी होता है तभी भी ये जारी नहीं किया जा सकता, मैंडामस। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या मतलब है? टू फॉरबिड, तुम किसी को कोई चीज करने से उनको रोक रहे हो, तुम उसको मना कर रहे हो। सो इट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट दे सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कोर्ट होगा उनको आदेश दे सकता है, तो ये काम तुम मत करो। ओके, सो ये जो रिट प्रोहिबिशन है इट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज। कोई भी जुडिशियल बॉडी होगा, जुडिशियल अथॉरिटी, और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, उन्हीं को ही दिया जा सकता है और किसी व्यक्ति और कोई इंस्टीट्यूशन को नहीं। ठीक है, इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट एंटिटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गया, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी हो गया, कोई प्राइवेट इंसान, इंडिविजुअल हो गया व इंस्टीट्यूशन हो गया, उन्हीं के ऊपर ये लागू नहीं होता है, सिर्फ जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी के ऊपर ही लागू होता है। हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट को ये आदेश देता है, ये बोलता है तुम ये मत करो, फॉरबिड करता है, मना करता है। क्यों? जब ये लोअर कोर्ट्स उनका खुद का जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके काम करते हैं, जो तुम्हारा अधिकार नहीं है, जो तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा जुरिस्डिक्शन में वो आता नहीं, अगर वो काम लोअर जुडिशियरी कर रहा है, कोई ट्राइब्यूनल कर रहा है, तो हायर कोर्ट उनको आदेश दे सकता है, उनको प्रोहिबिट कर सकता है, उनको फॉरबिड कर सकता है वो काम करने से। सर्सोररी नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इसका मतलब क्या है? सर्सोररी का मतलब टू बी सर्टिफाइड। हाई कोर्ट्स, हायर कोर्ट्स, नॉट हाई कोर्ट, ओके, हायर कोर्ट्स, जैसे कि हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को ये इन्फॉर्म कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो कोर्ट है उनको वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। क्यों इन्फॉर्म करेंगे? सपोज कोई केस डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट में है, ये केस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, नेशनल इंपॉर्टेंस उसका ज़्यादा है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको बोल सकता है ये जो केस तुम्हारे पास पेंडिंग पड़ा है तुम उसको ट्रांसफर कर दो हायर कोर्ट्स को। ओके,
This certiorari writ was issued by a higher court to a lower court or tribunal, either to transfer a case which was pending or to squash the order of the latter in the case. This writ is issued on the grounds of excess of jurisdiction or lack of jurisdiction. ठीक है, हायर कोर्ट उन्हीं के द्वारा लोअर कोर्ट से ट्रिब्यूनल को जारी किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य यह होता है कि किसी चालू मामले को अपने पास ट्रांसफर करना। ठीक है, हम ये बोले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, या फिर निचले जो न्यायालय है जो लोअर कोर्ट से, वहां के आदेश को रद्द करना। यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक केस आया था, वहां पे कोई वर्डिक्ट आ गया है, उसको वो रद्द कर सकता है हायर कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्यों किया जाता है? ये रिट तभी जारी किया जाता है जब जुरिस्डिक्शन का अतिक्रमण हुआ हो, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन। तुम्हारा जुरिस्डिक्शन, तुम्हारा पावर जिस क्षेत्र में होता है, जिस जुरिस्डिक्शन में होता है, तुम उससे बाहर जाके जब काम कर रहे हो, तभी ये लागू किया जा सकता है। और कोई भी कानूनी गलती हुआ हो, थोड़ा बहुत एरर हो चुका है, एरर इन जजमेंट, वहां भी ये किया जा सकता है। लास्ट क्या है? को वारंटो ऑन व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट अथॉरिटी, मीनिंग ओके, बाय व्हाट अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे पास क्या अधिकार है ये करने के लिए। इसलिए बोलता है ये रिट, ये जो अध्यादेश है को वारंटो को, ये न्यायालय द्वारा इसलिए जारी किया जाता है ताकि किसी व्यक्ति की सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता को पता लगाया जा सकते। इट इज इश्यूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायरी इनटू द लीगैलिटी ऑफ ए क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस। कोई भी इंडिविजुअल है, उसका वो ऑफिस में क्या पद है, वो काम क्या करता है, उसका जुरिस्डिक्शन क्या है, उसका अधिकार क्या है, उसका क्षेत्राधिकार क्या है, ये सब जानने के लिए ये को वारंटो जारी किया जा सकता है। सो इट प्रिवेंट्स द इलीगल इंटरफेरेंस ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय ए पर्सन। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? कोई भी अवैध व्यक्ति का पब्लिक ऑफिस का कब्जा करने से रोकना होता है। तुम्हारे पास वो अथॉरिटी नहीं है, फिर भी तुम वो पब्लिक अथॉरिटी, वो पब्लिक ऑफिस को पकड़ के बैठे हो, ठीक है, तुम्हें वो रोकेगा। Provisions with regard to some of the fundamental rights. Article 33 क्या बोल रहा है? It basically limits the rights of armed forces. क्या बोल रहा है आर्टिकल 33? ये बोल रहा है कि तो पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, paramilitary forces, police force, इंटेलिजेंस एजेंसी एंड एनालॉगस फोर्सेस। ये बेसिकली प्रोविजन क्या बोल रहा है आर्टिकल 33? ये बोल रहा है पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, जो इंडिया का पार्लियामेंट है, संसद जिसको बोलते हैं, उसके पास ये अधिकार है। क्या अधिकार है? कि कुछ मौलिक अधिकार, कुछ फंडामेंटल राइट्स को लागू होने को सीमित या परिवर्तित कर सके। ये जो फंडामेंटल राइट्स, उसका लिमिट या कोई चेंज चाहे तो वो कर सकता है। किसके लिए? देश की जो सेना है, जो आर्म फोर्सेस, पुलिस हो गया, पुलिस, आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसी, इन सब के लिए वो चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को लागू होने को सीमित या परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि उनको वो फ्रीडम चाहिए। ये जो आर्म फोर्सेस हो गए, उनको वो फ्रीडम चाहिए। क्या फ्रीडम चाहिए? देश का सुरक्षा, देश के हित में वो काम करते हैं, तो उन्हें कभी कभार थोड़ा बहुत ये जो फंडामेंटल राइट्स है उसके साथ उनका थोड़ा बहुत झड़प हो जाता है। एक साइड फंडामेंटल राइट्स, दूसरी तरफ देश का हित, देश का अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी आ जाता है। तो देश का यूनिटी और इंटीग्रिटी, उसको रक्षा करने के लिए ये जो फंडामेंटल राइट्स है उसको थोड़ा संकुचित किया जा सकता है। एग्जाम्पल हम ऐसे बोल सकते हैं, जब आसपा लगा हुआ था आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, राइट, नॉर्थ ईस्ट में हम बोल सकते हैं, मणिपुर में था, असम में था, राइट, असम में तो अभी हट गया। तो ये जो आसपा था, ये पुलिस या आर्मी को क्या पावर देता था? वो विदाउट एनी वारंटी
कोई भी पब्लिक व्हीकल या प्राइवेट हो, प्राइवेट व्हीकल भी हो सकता है, उसको वो तलाशी ले सकते हैं, उसको वो सर्च कर सकते हैं विदाउट एनी वारंटी। लेकिन ये विदाउट एनी वारंटी सर्च करना फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध जाता है, राइट टू फ्रीडम और राइट टू प्राइवेसी। लेकिन यहाँ पे स्पेशल पावर दिया गया है आर्मी को, तो वो ये कर सकता है। इसलिए बोला जाता है कि उनको अच्छे से काम करने के लिए, ये जो आर्मी हो गया, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी हो गया, पुलिस हो गया, वो राष्ट्र की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाने के लिए उनको थोड़ा स्पेशल पावर दिया गया है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं आर्म फोर्सेस के लिए वो फंडामेंटल राइट्स थोड़ा लिमिट करते हैं। आर्टिकल 34 क्या बोल रहा है? राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग मार्शियल लॉ। दिस प्रोविजन प्रोवाइड्स ए रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये जो आर्टिकल है ये भी रेस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं ये जो मार्शियल लॉ है उसके बारे में भारत का संविधान में कहीं पे भी डिटेल्स में कुछ दिया नहीं गया है, कोई डिटेल डिस्कशन हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 34 का पर्पस क्या है? जब भारत के किसी क्षेत्र में मार्शियल लॉ लागू होता है तब मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्मी रूल जिसको बोलते हैं, कहीं पे भारत के कोई भी क्षेत्र पे, कोई भी एरिया पे अगर मार्शियल लॉ लागू है, वहां पे उधर वो लोगों का फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा कम किया जा सकता है, या कुछ समय के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मार्शियल लॉ संविधान में किसी भी हिस्से पे कहीं पे भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? वो सेम ही है जो 33 का था। डिस्कस कर रहे थे कि देश का अखंडता, देश का सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होने पर कुछ मौलिक अधिकार, आवश्यक होने पर कोई फंडामेंटल राइट्स को भी हम सीमित कर सकते हैं, कुछ समय के लिए सस्पेंड भी कर सकते हैं। वो सेम आर्टिकल 34 में भी आता है। ओके, तो यहां पे क्या बोला जाता है? देश का यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवेरेनिटी ये ज्यादा जरूरी है rather than इंडिविजुअल लिबर्टी एंड फ्रीडम। अरे देश रहेगा तो तुम्हारे पास फ्रीडम आएगा ना, देश ही नहीं रहेगा तो। इसलिए देश का यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवेरेनिटी ये ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्या बोलता है? आर्टिकल 35 ज्यादा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बोल रहा है ये जो पार्लियामेंट है उसके पास ही पावर है क्या करने के लिए? राइट्स को लेजिस्लेट करने के लिए। लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट्स टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। जो फंडामेंटल राइट्स है, दिस प्रोविजन स्पेसिफाई दैट पार्लियामेंट alone has the authority to enact laws aimed at implementing certain fundamental rights, and this ensures uniformity across India. ये बोल रहा है देश, आर्टिकल 35 ये बोलता है कि पूरा भारत देश के लिए एक ही जैसा कानून बनेगा और एक ही जैसा फंडामेंटल राइट्स, उसमें कोई बदलाव, कोई परिवर्तन आया तो एक ही जैसा होगा। तो फंडामेंटल राइट्स को बदलने के लिए, उसको अमेंड करने के लिए जो पावर है वो सिर्फ देश के संसद, देश के पार्लियामेंट के हाथ में है, ना कि कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये पावर नहीं है। ओनली पार्लियामेंट कैन अमेंड, ओनली पार्लियामेंट कैन एनैक्ट सर्टेन राइट्स इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो उद्देश्य क्या है? ये बोले पूरा भारत देश के लिए, पूरा भारत के लिए एक समान कानून व्यवस्था और दंडात्मक प्रावधान होना चाहिए। पूरा देश के लिए एक ही कानूनी व्यवस्था होना चाहिए ना, और उसके लिए अगर फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है तो उसके लिए दंड का जो प्रावधान है वो भी समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो पूरा देश के लिए एक जैसा कानून बनाना भी जरूरी है। तो फंडामेंटल राइट्स की प्रकृति और उनके उल्लंघन पर होने वाली सजाओं में भी एकता बनाए रखे, और एकता बनाए रखना जरूरी है। ये आर्टिकल 35 बोल रहा है। It only basically talks about that the parliament has the power to legislate the fundamental rights,
to amend in the parts of the fundamental rights. Thus, the nature of fundamental rights, जो मौलिक अधिकार बोलते हैं, मूल अधिकार है, उसका नेचर क्या होगा? बोल रहा है फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया दे आर इनहेरेंट एंड इनएलिएनेबल. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? जन्म के बाद ही ये मिल जाता है. तुम भारत का नागरिक हो, भारत में पैदा हुए हो, वो तुम्हें मिल जाएगा. इनएलिएनेबल, वो तुमसे अलग नहीं किया जा सकता. कैन नॉट बी सेपरेटेड, तुमसे सेपरेट नहीं किया जा सकता. कैन नॉट बी सेपरेटेड. और क्यों डिजाइन किया गया है? वो इंडिविजुअल का डिग्निटी और कलेक्टिव वेलफेयर, सोसाइटी, ये दोनों को वो बैलेंस करना चाहिए. ठीक है. इनहेरेंट एंड इनएलिएनेबल, इंडिविजुअल डिग्निटी एंड कलेक्टिव वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ये दोनों को वो बैलेंस करेगा. भारत में जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है उसका नेचर क्या है? वो इनहेरेंट होता है. जन्म के बाद ही या तुम भारत का नागरिक हो, तुम्हें वो फंडामेंटल राइट्स मिल जाएगा. और दूसरा इनएलिएनेबल, जब तक तुम भारत का नागरिक हो तब तक वो फंडामेंटल राइट्स तुम्हें मिलेगा. या फिर विदेशी हो फिर भी जो कुछ फंडामेंटल राइट्स दोनों के लिए है, फॉरेनर हो या इंडियन हो उनके लिए, भारत का सिटीजन हो या दूसरा एलियन हो उनके लिए भी कुछ फंडामेंटल राइट्स है, तो वो तुम्हें मिल जाएगा. दूसरा क्या है? ये बोल रहा है कि इंडिविजुअल डिग्निटी और सोसाइटी का वेलफेयर, ये दोनों को वो बैलेंस करेगा. ठीक है. एंड दे आर जस्टिसेबल इन नेचर. दैट मीन्स अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स, किसी भी इंसान, किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स वायोलेशन हो रहा है, उसका वायोलेट हो रहा है, तो वो इनजस्टिसेबल, मतलब क्या है? दे आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट. तो तुम कोर्ट जा सकते हो. क्यों जा सकते हो? तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, तो उसका प्रोटेक्शन के लिए तुम कोर्ट जा सकते हो. ठीक है. और क्या बोल रहा है? दे आर नॉट एब्सोल्यूट, वो निरंकुश नहीं है. दे आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी. दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड. स्टेट चाहे तो उनके ऊपर कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है और उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है रीजनेबल कंडीशन पर के अंदर, ताकि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और नेशनल सिक्योरिटी उसको सेफगार्ड किया जा सकता है. हम अभी डिस्कस किए ना आर्टिकल 34, 33. सो देश का यूनिटी, देश का इंटीग्रिटी, उसको बरकरार रखने के लिए हम कुछ फंडामेंटल राइट्स को कुछ समय के लिए लिमिट कर सकते हैं. या फिर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, इन सब मामले में भी फंडामेंटल राइट्स को हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. इवॉल्व विथ चेंजिंग सोसाइटी. इवॉल्व विथ चेंजिंग सोसाइटी, ये बोल रहा है जब समाज में परिवर्तन आता है उसी हिसाब से फंडामेंटल राइट्स खुद को ढालने की कोशिश करता है. और ये बहुत ही डायनामिक भी है. और प्रोग्रेसिव नेचर का है. समाज में कोई परिवर्तन आ रहा है, उसी हिसाब से वो खुद में परिवर्तन लाता है. ठीक है. जैसे हम बोल सकते हैं पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स था, अभी हमारे पास 6 है. तो राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले फंडामेंटल राइट्स था, अभी वो फंडामेंटल राइट नहीं है. अभी उसका स्टेटस क्या है? वो सिर्फ एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A. ठीक है. तो हमें वो जरूरत महसूस हुआ तो राइट टू प्रॉपर्टी को हम फंडामेंटल राइट सेट से हटा दिए. तो अभी हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स है. राइट टू प्रॉपर्टी अभी एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A. ठीक है. सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. क्या सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल राइट्स का? इट प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ. भारत का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हम जिसको बोलते हैं द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये जो फंडामेंटल राइट्स है फॉर्म द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड फैसिलिटेट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस. फैसिलिटेट करता है लोगों की पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में. सो इसीलिए हम बोलते हैं इट प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ, नॉट रूल ऑफ इंडिविजुअल. आइन का शासन, आइन के आगे सब समान है, सबको एक जैसा ट्रीट करेगा
और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स। सो डेमोक्रेसी में राइट्स नहीं होगा तो डेमोक्रेसी उसको नहीं बोला जा सकता है। सो राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? इट शील्ड्स द माइनॉरिटी एंड वीकर सेक्शंस। सोसाइटी में जो माइनॉरिटी है, भारत की बात करें, लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पे ये दोनों माइनॉरिटी को हम सिर्फ रिकॉग्नाइज करते हैं भारत में। तो बोलता है ये जो माइनॉरिटी है उनको वो प्रोटेक्ट करता है, उनको वो सुरक्षा देता है, जैसे कि उनका राइट्स, उनका जो अधिकार है उनमें कोई आंच ना आए, उनमें कोई हनन ना हो। Nobody should violate the rights of the minority class and the weaker section. उनको प्रोटेक्ट भी करता है। और क्या करता है? It prevents arbitrary state action. स्टेट आर्बिट्ररी मैनर में कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है? अपने मन मर्जी में, अपने मन के हिसाब से, अपनी मर्जी में स्टेट काम नहीं करेगा, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है। ये जो फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल को पावर देता है, इंडिविजुअल के पास वो लिबर्टी होता है, और ये लिबर्टी को स्टेट उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वायोलेट नहीं करना चाहिए। सो इसलिए बोला जाता है इट प्रिवेंट्स द आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन। नेक्स्ट क्या बोलता है? इंश्योर इंडिविजुअल डिग्निटी एंड सोशल जस्टिस। क्या बोलता है ये? राइट्स इंडिविजुअल डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है, उसका मान सम्मान मर्यादा उसको वो सम्मान देता है, और सोसाइटी समाज में जस्टिस न्याय का भी प्रावधान करता है। और क्या करता है? और क्या सिग्निफिकेंस होगा फंडामेंटल राइट्स का? इट स्ट्रेंथन द सेकुलर फैब्रिक ऑफ द नेशन। सेकुलर फैब्रिक ये स्ट्रेंथन करता है क्या? एज ए सेकुलर स्टेट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सर्वधर्म समभाव, ये जो एहसास है वो फंडामेंटल राइट से ही आता है। जो राइट टू रिलीजियन, ठीक है, राइट टू रिलीजियन, कोई भी धर्म तुम चाहे उसका प्रोपेगेशन, उसका प्रैक्टिस, प्रीच, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे पास वो फ्रीडम है। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन फंडामेंटल राइट्स दे आर नॉट फ्री फ्रॉम क्रिटिसिजम्स, ठीक है? ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं क्रिटिसिज्म बहुत झेलते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म उनका होता है। तो पहला क्या होता है? एक्सेसिव लिमिटेशंस। कभी कभी बोला जाता है दे आर नॉट फंडामेंटल राइट्स, एक्सेसिव लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दे आर नॉट जस्ट फंडामेंटल राइट्स, दे आर एक्सेसिव लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास राइट्स तो है, लेकिन बहुत सारा एक्सेप्शन वो फेस करते हैं, रेस्ट्रिक्शन वो फेस करते हैं। हम बोल चुके हैं ना, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। फंडामेंटल राइट्स आर्म फोर्सेस, पुलिस हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, इन सब के लिए फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन कभी तभी हो सकता है जब नेशनल इमरजेंसी वगैरह आ गया, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया तो फंडामेंटल राइट्स को हम कर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत सारा लिमिटेशंस देता है। दूसरा क्या बोलता है? नो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। सो द फंडामेंटल राइट्स इट ओनली टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल राइट्स का अधिकार, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी की बात कर रहा है, इक्वालिटी की बात कर रहा है। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स देता है। इसलिए हम पहले ही बोल चुके हैं दैट द फंडामेंटल राइट्स दे एस्टैब्लिश ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया, नॉट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सामाजिक नहीं और आर्थिक भी नहीं। तो इसलिए बाद में कॉन्सेप्ट आया डीपीएसपी, जिसको हम बोलते हैं they establishes the socio-economic democracy in India and which basically deals with social and economic rights of the individual which are non-justiciable। लेकिन फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, वो सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स में ही बिलीव करता है। और क्या क्रिटिसिज्म? वेग टर्म्स। ज्यादातर लोगों को ये टर्म्स समझ में नहीं आता है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, पब्लिक ऑर्डर, क्या मतलब क्या है इसका? उसको समझ में नहीं आता है, कोई क्लैरिटी ही नहीं है इसमें, बहुत ही ज्यादा वेग है वो टर्म। माइनॉरिटी किसको बोला जाएगा? पब्लिक ऑर्डर क्या है? व्हाट इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन? ये जो रेस्ट्रिक्शन है उसका लिमिटेशन क्या है? कहां तक वो स्टेट लिमिट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स में? तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, या फिर उसको डिफाइन भी नहीं किया गया है।
तो स्टेट चाहे अपनी मर्जी से कोई भी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है इन द नेम ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ। तो ये बहुत ही वेग है। और क्या बोलता है, कैन बी सस्पेंडेड इन इमरजेंसी। 352, 356 एंड 360 नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये बोल रहा है कैन बी सस्पेंडेड इन इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए, इमरजेंसी, तो तभी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किया जा सकता है। सो नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन हो सकता है अंडर आर्टिकल 352, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ये दोनों आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ के बाकी जितना भी फंडामेंटल राइट्स है उसका सस्पेंशन किया जा सकता है। और अगर डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन हो रहा है तो डेमोक्रेसी का ही वैल्यू कम हो जाता है, वो डेमोक्रेसी की एसेंस को कम कर देता है। ठीक है। एक्सपेंसिव टू एनफोर्स इन कोर्ट्स। जुडिशियरी के पास ये जिम्मेदारी है कि वो राइट्स को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एनक्रोचमेंट से बचाए, लेकिन जुडिशियरी प्रोसेस कॉस्टली होता है और आम नागरिक के लिए उनके राइट्स को इफेक्टिवली एनफोर्स करने से रोक देती है। पहला क्या होता है, जो कॉस्टली बोलते हैं, पैसा भी लगता है, मनी और टाइम भी। तुम आज कोई भी केस लेके जाओगे जुडिशियरी के पास, वहां पे इतना ज्यादा पेंडिंग केस अभी भी पड़ा हुआ है, तो तुम मरने के बाद ही शायद तुम्हारा वो डिसीजन आ जाए, वर्डिक्ट आ जाए। तो केस के पेंडेंसी बहुत है और पैसा भी लगता है, कॉस्टली भी है। प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोविजन। ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन आर्टिकल 22 में दिया गया है, वो एक ही आर्टिकल जो डेमोक्रेसी को कंप्लीटली अंडरमाइन कर देता है। इसका प्रावधान फंडामेंटल राइट्स को, एसेंस को ही अंडरमाइन कर देता है और स्टेट को एक्सेसिव पावर दे देता है और इंडिविजुअल लिबर्टी पर हानि पहुंचता है। स्टेट उसका मिसयूज भी कर सकता है इन द नेम ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। सरकार के खिलाफ तुम कुछ बोल रहे हो, स्टेट तुम्हें अरेस्ट कर लेगा, पुलिस तुम्हें अरेस्ट करके ले जाएगा इन द नेम ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22। ये एक ही आर्टिकल जो पूरा का पूरा डेमोक्रेसी, पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स का धज्जिया उड़ा देती है, कंप्लीटली अंडरमाइन करता है। और क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है, लैक्स फिलोसॉफिकल कंसिस्टेंसी। देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन फिलोसॉफी। फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो कोहेरेंट फिलोसॉफिकल फाउंडेशन से वंचित है। ठीक है। द फंडामेंटल राइट्स चैप्टर लैक्स ए कोहेरेंट फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। सर आइवोर जेनिंग्स, these rights are not grounded in any consistent philosophy, posing challenges for the judiciary in their interpretation। ये जो फंडामेंटल राइट्स है उनका कोई एक कंसिस्टेंट, एक पर्टिकुलर फिलोसॉफी नहीं है। तो ये जो कंसिस्टेंट फिलोसॉफी ना होने पर जिससे जुडिशियरी को उनका इंटरप्रिटेशन करने में कठिनाई होती है। आज कोई डिसीजन आ गया, नेक्स्ट डिसीजन बदल जाता है सेम केस में, बस सेम इशू में। तो हम ऐसे बहुत देख चुके हैं, जुडिशरी अपना वर्डिक्ट चेंज करता रहता है क्योंकि कोई कंसिस्टेंट फिलोसॉफी नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। अगेंस्ट आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन एंड इट एंश्योर्स द प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ इट्स सिटीजन डिस्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म्स, डिस्पाइट ऑफ सो मेनी लिमिटेशंस, दिस फंडामेंटल राइट्स stand as a beacon of justice, equality, freedom, and fostering a society where the dignity and rights of every individual are upheld and respected। फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं these are the pillars of Indian democracy। इसके बिना इंडियन डेमोक्रेसी का एसेंस ही खत्म हो जाता है, इंडिविजुअल लिबर्टी नहीं रहता है। तो फंडामेंटल राइट्स बहुत ही जरूरी है, डेमोक्रेसी का एक पिलर है। यह बैलेंस करता है अथॉरिटी और फ्रीडम के बीच में, और उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है। इसलिए मॉडर्न स्टेट, अथॉरिटी, फ्रीडम, उसके बीच में एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना होगा। उसको स्टेट को यह इंश्योर करना होगा लोगों को एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एब्सोल्यूट फ्रीडम मिलना चाहिए, लोगों के पास एब्सोल्यूट फ्रीडम होना चाहिए।
और स्टेट का जो कर्तव्य है, स्टेट का वो धर्म है, लोगों को प्रोटेक्ट करना, और उनका जो फंडामेंटल राइट्स है उनका हनन कोई भी करे तो उसको प्रोटेक्ट करना भी जुडिशियरी का धर्म है, जुडिशियरी का कर्तव्य है. So, India, it continues its journey towards progress and development. The preservation and effective implementation of these rights are remain imperative, guiding the nation towards a future rooted in democracy, inclusivity, and human rights. This is all for today. Jai Hind, Jai Bharat.